इतिहास गवाह है, जब भी किसी ज़मीन का नाम बदलता है तो उसके साथ बदलती है उसकी पहचान। हम जिस राज्य को आज छत्तीसगढ़ कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले इसका यह नाम अस्तित्व में ही नहीं था। यह वो पुण्य भूमि है जहाँ त्रेता युग में श्री राम के चरण पड़े और जहाँ द्वापर में पांडवों ने विजय पताका फहराई। तो फिर राम के ननिहाल और महानदी के इस कछार को तब क्या कहा जाता था, और आखिर वो कौन सा मोड़ था जब कोसल कही जाने वाली यह धरती छत्तीसगढ़ बन गई। आज हम राख हटाएंगे और चलेंगे उस सफ़र पर जो 1868 की ब्रिटिश फाइलों में दफन हो गया था। सभ्यता के आरंभ में इस क्षेत्र की पहचान किसी राजा से नहीं बल्कि प्रकृति से थी। प्राचीन काल में महानदी के पवित्र किनारों पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति यानी दुबी बहुतायत में उगती थी। इसे हम और आप कुश कहते हैं। हमारी संस्कृति में कुश केवल एक घास नहीं है, वेदों में इसे पवित्रता का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य, पूजा अनुष्ठान, यज्ञ और तर्पण में कुश का होना अनिवार्य है। विद्वानों का तर्क है कि जिस भूमि पर इतनी पवित्र कुश हो वो भूमि कुशल है, यानी संपन्न और सुखी। और इसी कुश और कुशल शब्द से जन्म हुआ इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन नाम का कोसल। रामायण काल में यह कोसल एक विशाल साम्राज्य था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ के राजा थे भानुमंत। जब उनकी पुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह अयोध्या के युवराज दशरथ जी से हुआ तो राजा भानुमंत ने कोसल का एक बड़ा भूभाग दहेज में दे दिया। दशरथ जी को मिला उत्तर कोसल यानी अयोध्या, और भानुमंत के पास जो बचा वो बना दक्षिण कोसल यानी हमारा छत्तीसगढ़। कोसल की बेटी होने के नाते ही रानी भानुमति माता कौशल्या के नाम से तीनों लोकों में पूजी गई। लेकिन इस नाम की जड़ें और भी गहरी है। रामायण के उत्तरकांड में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना का जिक्र मिलता है। जब भगवान श्री राम ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अलग अलग क्षेत्र सौंपे। बड़े बेटे लव को उत्तर कोसल का राज्य मिला यानी श्रावस्ती, और छोटे बेटे कुश को मिला दक्षिण कोसल। कुश ने विंध्य पर्वतमाला के पार इसी क्षेत्र में अपनी राजधानी कुशावती स्थापित की। त्रेता युग बीता और द्वापर युग आया। महाभारत काल में यह धरती न केवल युद्ध बल्कि एक प्रेम कथा की भी साक्षी बनी। यह कहानी है निषद देश के राजा नल और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती की। पुराणों के अनुसार राजा नल का निषद देश इसी दक्षिण कोसल और बस्तर के वन क्षेत्र में फैला हुआ था। नल और दमयंती के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की गाथाएं इन्हीं जंगलों में रची गई। महाभारत के सभा पर्व में उल्लेख है कि पांडव सहदेव ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान कोसल के राजाओं को हराया था, और सदियों बाद गुप्त काल में महाकवि कालिदास ने अपनी अमर रचना रघुवंशम में भी राजा रघु की विजय यात्रा के वर्णन में कोसल का नाम स्पष्ट लिया है। बिलासपुर के मल्हार से मिला कोसलीय सिक्का इस बात पर अंतिम मुहर लगाता है कि प्राचीन काल में हमारी पहचान कोसल ही थी। 7वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र की ख्याति विदेशों तक पहुंच चुकी थी। सन 639 ईस्वी के आसपास प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए। The region is known as Kosala, and its capital, the great city of Sirpur, is home to magnificent temples and monasteries. उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत सी युकी में इस राज्य को कियाशिलोग यानी कोसल के नाम से संबोधित किया। ह्वेनसांग ने लिखा कि यहाँ के राजा क्षत्रिय थे और प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यहाँ की राजधानी संभवतः सिरपुर के पास निवास करते थे। ये प्रमाण बताता है कि प्राचीन काल के अंत तक हम दुनिया के नक्शे पर कोसल ही थे। तो फिर कोसल शब्द इतिहास में कहाँ खो गया और छत्तीसगढ़ शब्द कहाँ से आया? इस बदलाव को लेकर इतिहासकारों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और राय बहादुर हीरालाल का मानना था कि यह नाम चेदी वंश की देन है। प्राचीन काल में यहाँ चेदी महाजनपद का प्रभाव था और कलचुरी शासक भी खुद को चेदी कुल का ही मानते थे। इसलिए विद्वानों का कहना है कि इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाता था। और जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ बोलचाल में
छत्तीसगढ़ बिगड़कर बन गया छत्तीसगढ़। यह थ्योरी सुनने में तार्किक लगती है, लेकिन जनमानस और सरकारी रिकॉर्ड्स में जो बात सबसे ज़्यादा मान्य हुई वो थी कलचुरी राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था। कलचुरी शासन में राज्य को गढ़ों में बांटा गया था। विभाजन की लकीर थी शिवनाथ नदी। नदी के उत्तर में रतनपुर राज के 18 गढ़ और नदी के दक्षिण में रायपुर राज के 18 गढ़। 18 और 18 का यह गणित बना 36। भले ही विद्वान इसे छत्तीसगढ़ कहें या बैगला इसे छत्तीसगढ़, लेकिन सच यही है कि इन 36 किलो ने ही हमें हमारी आधुनिक पहचान दी। अब सवाल ये है कि यह नाम सरकारी फाइलों तक कैसे पहुंचा। इसकी पहली गवाह मिलती है आज से 500 साल पहले 1494 में। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के कवि दलराम राम ने अपनी कविता में लिखा, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। यह छत्तीसगढ़ शब्द का पहला लिखित जन्म था। इसके बाद 1746 में रतनपुर के राजकवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में गर्व से लिखा, छत्तीसगढ़ गढ़े रैया। तब तक यह नाम हर जुबां पर चढ़ चुका था। जब अंग्रेज आए तो 1795 में कैप्टन जेटी ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में पहली बार अंग्रेजी में छत्तीसगढ़ शब्द दर्ज किया और 1818 में नागपुर के रेजिडेंट रिचर्ड जेनकिंस ने इसे आधिकारिक रूप से एक प्रशासनिक इकाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट घोषित कर दिया। Be it known that the territory of Chhattisgarh is recognized henceforth as an administrative unit of the Company Raj. लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक पन्ना खुला साल 1868 में। बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी J.W. चेश्म ने इतिहास के संदूक से कलचुरी राजा कल्याण साय की पुरानी जमाबंदी खोज निकाली। उस किताब में उन 36 गढ़ों के नाम साफ साफ दर्ज थे, 18 रतनपुर के और 18 रायपुर के। चेश्म की उस रिपोर्ट ने कोसल और छत्तीसगढ़ के तर्कों को विराम दिया और दुनिया को आधिकारिक रूप से दिया छत्तीसगढ़। आज वो 36 किले शायद वक्त की आंधी में ढह चुके हैं। मिट्टी के वो गढ़ अब दिखाई नहीं देते, लेकिन उन किलों ने हमें जो पहचान दी वो आज भी अजर अमर है। कौशल्या की ममता, कुश की पवित्रता, लव कुश का शासन, नल दमयंती का प्रेम, कालिदास का साहित्य, छत्तीसगढ़ का तर्क और 36 गढ़ों का शौर्य, इन सब कहानियों से मिलकर बना है हमारा यह राज्य। यह सब कुछ समाया है इस एक नाम में। यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह हमारी विरासत है। गर्व से कहो हम छत्तीसगढ़िया हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।